मुझे मेरे पिताजी और मम्मी ने मार मार कर सड़क पर फेंक दिया था। वो मुझसे यही कहते थे कि तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। मुझे हरगिज पता नहीं था कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे उनकी इज्जत खाक में मिल गई थी। मैं तो एक अपंग लड़की थी जिसे दुनिया भर का कोई होश नहीं था। पिताजी और मम्मी ने तो मुझे जहर तक दे दिया था। उनकी नजर में मैं मर चुकी थी, मगर एक नेक इंसान की नजर मुझ पर पड़ी। उसी ने मेरी जान बचाई और मुझे अपने साथ घर ले गया। कुछ साल बाद जब मैं 17 साल की हुई तो उसने मुझसे शादी कर लिया। मैं इस शादी से बहुत खुश थी और अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन मेरी नौकरानी रोते हुए मुझसे कहने लगी, मालकिन जी, मुझे ये सब नहीं देखा जाता। मैंने उससे पूछा, कौन सा जुल्म? तो उसने कहा, आज रात आप खुद अपने बिस्तर की चादर उठाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि साहब जी आप पर इतना मेहरबान क्यों हैं। नौकरानी की बात सुनकर उस रात जब मेरा पति सो गया, मैंने बिस्तर की चादर हटाई। चादर हटाते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी, क्योंकि चादर के नीचे तो मेरा नाम आयशा है। मेरे पिताजी नौकरी करते थे। मेरी मम्मी को भी नौकरी करने का बहुत शौक था, मगर पिताजी उन्हें इजाजत नहीं देते थे। मम्मी बहुत खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती की वजह से पिताजी उन्हें नौकरी करने की अनुमति नहीं देते थे। मम्मी पिताजी से ज्यादा पढ़ी लिखी थी। वो अक्सर पिताजी से कहती, तुम मेरी काबिलियत से जलते हो, इसलिए मुझे बाहर जाकर कमाने नहीं देते। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहता था। मम्मी की सहेलियों का उनकी बातों में बहुत दखल था। वो उनके सामने महंगी चीजों का दिखावा करती थी। इन चीजों को देखकर मम्मी के दिल में भी ख्वाहिश जागती कि वो भी ऐसी जिंदगी जिए और महंगी चीजों का इस्तेमाल करें। उन्हें अपनी गरीबी बहुत अजीब लगती थी। हालांकि हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पिताजी अच्छा खासा कमाते थे और उनके पैसों से घर का खर्च अच्छी तरह चल रहा था। जब मैं पैदा हुई तो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं अपंग हूँ तो वे एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। उन्हें अपंग बच्चा नहीं बल्कि तंदुरुस्त बच्चा चाहिए था। मम्मी को अपनी सहेलियों के सामने ये बताने में शर्मिंदगी महसूस होती थी कि उनकी बेटी अपंग है। वैसे भी पिताजी मुझे बोझ ही समझते थे। मैं हर वक्त रोती रहती थी और ऐसे में मेरी दादी ही मुझे संभालती थी। मैं ऐसे ही बड़ी हो गई। मुझे कहीं आने जाने की इजाजत नहीं थी। मैं बचपन से ही मम्मी पिताजी के लड़ाई झगड़े देखती आ रही थी। मम्मी की खूबसूरती मुझे भी विरासत में मिली थी, लेकिन इतनी खूबसूरत होने का क्या फायदा जब कोई प्यार ही न करे और आपको बोझ समझा जाए। पिताजी तो कहते थे, न जाने किस गुनाह की सजा में हमें ये अपंग लड़की मिली। मैं उनकी इकलौती संतान थी और मेरे बाप पिताजी और कोई औलाद नहीं चाहते थे। वो बस इतना कहते, हाँ, इतनी खूबसूरत बच्ची है, काश ये अपंग न होती और अपनी टांगों से चल पाती। न जाने कौन इससे शादी करेगा। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरे मम्मी पिताजी मुझसे प्यार करें, मगर वो तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। मेरे पैदा होने के बाद वो आपस में तलाक लेना चाहते थे, लेकिन तलाक की वजह मैं ही थी। वो मुझे किसी अनाथालय में छोड़ना चाहते थे, मगर मेरी दादी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं अनाथालय में रहूं। मेरी दादी ही मेरा सब कुछ थी। फिर एक दिन दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन 1 महीने बाद वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं बहुत रोई, क्योंकि वही एकमात्र थी जो मुझे इस घर में प्यार करती थी। अब वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। मैं इतना रोई कि भगवान से कहने लगी, मुझे भी अपने पास बुला ले। दादी के जाने के कुछ ही दिन बाद मम्मी और पिताजी के बीच लड़ाइयाँ और बढ़ गई। मम्मी अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालती थी। उन्होंने कभी मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं ले गई। क्या पता, शायद मैं ठीक हो जाती। अब तो मम्मी पिताजी की गैर मौजूदगी में किसी गैर आदमी से मिलने लगी थी। मम्मी ने मुझे सख्ती से हिदायत दी थी कि मैं ये बात किसी को न बताऊं। फिर एक दिन मम्मी और पिताजी के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। इसके बाद मम्मी मेरे पास आई और बड़े प्यार से मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान थी कि आज मम्मी को क्या हो गया जो इतने सालों बाद मुझे अपने हाथ से खाना खिला रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मम्मी खाने में जहर मिलाकर मुझे खिला रही थी। खाना खाते ही मुझे बेहोशी छाने लगी। मेरे मम्मी पिताजी को लगा कि मैं मर चुकी हूँ। फिर उन्होंने मुझे उठाकर बहुत दूर किसी जगह ले जाकर फेंक दिया। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने सुना था कि माँ बाप को अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है। वो खुद मुश्किलों में पड़ जाए लेकिन औलाद को एक खरोंच भी नहीं आने देते। मगर मुझे जहर देते वक्त मेरे मम्मी पिताजी के हाथ पैर नहीं कांपे। शायद उनके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी थी। वो मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। मैं उनके लिए कोई रुकावट तो नहीं थी। फिर भी उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। उन्हें लगा कि वो मुझे मारने में कामयाब हो गए, लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं सचमुच मर गई होती अगर उस वक्त किसी ने मुझे न बचाया होता। मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज के जमाने में कोई ऐसा भी करता है, जबकि मेरे मम्मी पिताजी ने मुझे कूड़े में फेंक दिया था। मेरे लिए वो शख्स किसी फरिश्ते से कम नहीं था। उसने मुझसे पूछा, तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया? मैंने बताया कि मेरे मम्मी पिताजी मेरी माजूरी, अपंगता
की वजह से मुझसे नफरत करते थे और मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वो आदमी बहुत खूबसूरत था। उसने मुझे अपने घर ले जाया। उसका घर भी बहुत खूबसूरत और अमीरों जैसा था। मैंने पूछा, आपके घर में कोई और नहीं रहता? उसने जवाब दिया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर उसने कहा, तुम यहाँ रह सकती हो। पहले तो मुझे झिझक हुई कि किसी गैर मर्द के घर कैसे रहूं, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा, मुझे कोई काम दे दीजिए। वो हंसकर बोला, तुम इस दुनिया में काम करने के लिए नहीं आई, मेरे घर में काम के लिए कई नौकर हैं। फिर वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। वक्त यूं ही गुजरता गया। जब मैं 17 साल की हुई तो मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी, मगर कभी कह न सकी। फिर एक दिन उसने खुद मुझसे शादी की बात कर दी। मैं हैरान थी कि ऐसा इंसान मुझसे शादी क्यों करेगा, लेकिन ये हकीकत थी। उसने मेरे लिए ढेर सारी शॉपिंग करवाई, हर चीज दिलवाई। फिर एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मैं अब उसके साथ बहुत खुश थी। मैं उसके घर की मालकिन थी। मुझे इस दुनिया में एक सहारा मिल गया था। मेरे भगवान ने मुझे एक अपंग लड़की को इतना अच्छा हमसफर दिया। उसका नाम रितेश था। वो रोज काम से लौटते वक्त मेरे लिए ताजा गुलाब का फूल लाते थे। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देते थे। मैं रोज उनके लिए सजती संवरती थी। उसने बताया कि उसका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो बहुत अमीर है। मैं बहुत प्रभावित हुई। वो मुझे अपने साथ हर जगह ले जाता और उसे मेरे साथ होने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसके दोस्त हैरान थे कि इतने खूबसूरत इंसान ने एक अपंग लड़की से शादी कर ली। मैं भी खूबसूरत थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, किसी ना किसी की नजर लग ही जाती है। मैं भगवान से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नजर न लगे। मैं और रितेश एक दूसरे के लिए काफी थे। एक दिन नौकरानी खाना देने आई और बोली, मालकिन जी, मुझसे ये जुल्म देखा नहीं जाता। मैंने पूछा, कौन सा जुल्म? वो बोली, आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे जरूर देखना। मैंने पूछा, तो उसने कहा, मैं कुछ नहीं बता सकती, वरना साहब मुझे निकाल देंगे। मैं हैरान रह गई। वो नौकरानी मेरे पति के भरोसे की थी। जब मुझे कहीं जाना होता वही मेरी व्हील चेयर पकड़ती थी। मुझे बहुत उत्सुकता हुई। उस रात मैं अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी कि आखिर बिस्तर के नीचे क्या है। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहाँ क्या होगा। जब पति सो गए तो मैंने बिस्तर के नीचे देखा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ 4-4 गुड़िया पड़ी थी, जिनकी टांगे टूटी थी और उनमें सुइयां चुभी थी। वो सारी गुड़िया देखने में मेरे जैसी लगती थी। मैं बहुत डर गई थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मेरी सोच उलझी हुई थी। मैंने अपने पति से पूछना चाहा। फिर इस नौकरानी का डरा समा रूप नजर आया। इसने तो मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो कहती थी, मालकिन जी, मैं आपकी खैर ख्वाह हूँ, लेकिन अगर आपने साहब को बताया तो वो आपके साथ भी बुरा करेंगे और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी? अगली सुबह मैंने उसी नौकरानी से पूछा। बेड के नीचे 4 पुतले थे जो सुबह के वक्त वहाँ से गायब हो गए। तुम बताओ, ऐसा क्या है? क्यों मुझसे छुपा रही हो? वो बोली, मालकिन, आपको नहीं लगता कि कोई आप पर इतना मेहरबान है? इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। आपसे पहले यहाँ और बहुत सी लड़कियां आई थी। वो सब साहब के हुस्न से दीवानी थी। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की थी। फिर वो अपनी बात काटकर बोली, मालकिन, आप बहुत मासूम हैं। आप साहब से बचकर रहें। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने कहा, पहले मुझे ये बताओ, इससे पहले क्या हुआ था? वो बोली, मालकिन, पहले मैडम साहिबा के बेड के नीचे भी साहब ने ऐसे ही पुतले रखे थे। मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद वो मालकिन मर गई। साहब ने कहा कि किसी को नहीं बताना। हम सबको भी बताने से मना किया था। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अजीब परेशानी ने घेर लिया। मैंने उससे मशवरा मांगा, तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? वो बोली, मालकिन, आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। पास ही एक NGO है जहाँ अपंग और बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है। आप वहाँ चले जाए। यहाँ तो आप बेमौत मारी जाएंगी। नौकरानी की बात और पहले की बुजुर्ग की कहानी सुनकर मैं बहुत डर गई थी। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मेरे पति तो मेरा इतना ख्याल रखते थे, मेरे इलाज के लिए फिक्र